छात्रों, आज हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार को समझाइए। इसकी महत्वता को हम इस प्रकार जान सकते हैं, क्योंकि यह बीए प्रथम वर्ष और बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। किसी भी प्रश्न को यदि प्रथम वर्ष के बाद द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा शब्द भंडार की। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसके द्वारा वक्ता या लेखक अपने भाव या विचार की सार्थक अभिव्यक्ति करता है, और भाषा ऐसे वाक्यों का समूह है। इस दृष्टि से प्रत्येक भाषा में शब्दों का भंडार होता है। जिस भाषा में शब्द भंडार जितना अधिक विशाल होता है, वह भाषा उतनी ही अधिक सशक्त और समर्थ होती है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, जो अनेक विभाषाओं एवं बोलियों से समृद्ध है। उसका शब्द भंडार विशाल एवं व्यापक है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार के सम्यक अध्ययन के लिए हम उसके शब्द समूह को स्थूल रूप से निम्नवत वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, स्रोत या उद्गम की दृष्टि से। नंबर 2, विकार की दृष्टि से। नंबर 3, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। नंबर 4, अर्थ की दृष्टि से। और नंबर 5, शब्द शक्ति की दृष्टि से। इस प्रकार शब्द समूह को वर्गीकृत करने के यह आधार हैं। इन आधारों पर हम शब्द समूह को या शब्द भंडार को वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, स्रोत या उद्गम की दृष्टि से। इस दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। और नंबर 4, विदेशी। यह 4 प्रकार के शब्द होते हैं स्रोत या उद्गम की दृष्टि से। तो नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं।
तत्सम शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसके? संस्कृत के समान, जिनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आद्रक, आभीर, आखेट, अन्य आदि शब्द तत्सम शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 तद्भव शब्दों की। तद्भव का अर्थ होता है उससे बने हुए, अर्थात किस से बने हुए? तो इसका अर्थ होता है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अदरक, अदरक शब्द आद्रक शब्द से बना हुआ है। इसी प्रकार अहीर, अहीर शब्द आभीर शब्द से बना है। इसी तरीके से अहेर, अहेर शब्द आखेट शब्द से बना है। इसी प्रकार से अनाज अन्य शब्द से बना है। इस प्रकार अनेक शब्द जो संस्कृत से बनाए गए हैं वे सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं देशज शब्दों की। ये देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश में जन्मे हैं, जिनका प्रचलन देश में ही है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि उनका प्रचलन कब से शुरू हुआ और उनका प्रचलन कैसे हुआ, यह निश्चित नहीं है, परंतु देश में प्रचलित हैं। ऐसे शब्दों के लिए देशज शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जैसे खिड़की, आलू, लोटा, पगड़ी, चिड़िया, छपरिया, तेंदुआ, ठटेरा जैसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। वे शब्द देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नंबर 4 विदेशी। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं लेकिन अब हिंदी में रच बस गए हैं, अर्थात उनका प्रचलन अधिक मात्रा में होने लगा है। जैसे गल्प शब्द है। गल्प शब्द बंगला भाषा का है जिसका अर्थ कहानी होता है। इसी प्रकार से किताब शब्द है। किताब शब्द अरबी भाषा का है। इसी प्रकार आदमी शब्द है जो फारसी भाषा का है। इसी तरीके से कैंची शब्द है, तुर्की भाषा से लिया गया है। पतलून शब्द अंग्रेजी का है। बाल्टी शब्द पुर्तगाली का है। कूपन शब्द फ्रांसीसी का है। इस प्रकार अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं पर अब हिंदी में काफ़ी प्रचलन में है। अब हम बात करते हैं विकार की दृष्टि से। विकार की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये चारों शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं।
इसी प्रकार अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यह सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अखंडनीय होते हैं, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, गधा, आम आदि, यदि इनको तोड़ेंगे तो ये सार्थक नहीं रहते हैं। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो खंडनीय होते हैं, जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं और उनका अर्थ बना रहता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जलयान, धनवान आदि। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस जा, सरसेज, सरस प्लस जा। अब पंकज और सरसेज का मतलब, पंकज का मतलब कीचड़ भी होता है, कीड़ा भी होता है, मीन भी होता है, लेकिन ये सारे अर्थ इसमें नहीं लिए जाते हैं। इसमें अर्थ कमल के लिए ही लिया जाता है। कमल के अर्थ में ये सब रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहा जाता है। नंबर 4 अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार के शब्द माने गए हैं। नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 विलोमार्थक, नंबर 3 अनेकार्थक, गूढ़ार्थक, नंबर 5 ध्वनिवाचक और नंबर 6 मनोभावाभिव्यंजक। पर्यायवाची इनके जैसे अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, ये सब पर्यायवाची हैं। विलोमार्थी जो विपरीत अर्थ देते हैं, अमृत का विष, अग्र का पश्च, अर्थ का इति, उदय का अस्त। अनेकार्थी जो अनेक अर्थ रखते हैं, कनक का मतलब सोना, धतूरा, आटा, पलाश आदि होता है। गूढ़ार्थक जिसके गूढ़ अर्थ होते हैं, तीन काल होते हैं, लोक होते हैं, दोष होते हैं, गुण होते हैं। ध्वनिवाचक जिनसे ध्वनि का पता चलता है, जैसे झरझर, मरमर, ड्रलमल, कलकल, टलमल आदि। मनोभावाभिव्यंजक जो भावनाओं की अभिव्यंजना करते हैं, जैसे ओह, वाह, हाय आदि। इसके बाद नंबर 5 शब्द शक्ति की दृष्टि से शब्द। शब्द शक्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अविधेयार्थक, लक्ष्यार्थक और व्यंग्यार्थक। जो सीधा सीधा अर्थ देते हैं वो अविधेयार्थक होते हैं, जैसे राम, मोहन आदि। लक्ष्यार्थक जो लक्षण बताते हैं, जैसे तुम तो गधे हो। अब जैसे व्यक्ति गधा नहीं हो सकता, लेकिन वह मूर्ख है इसलिए उसे गधा कहा गया। व्यंग्यार्थक जो व्यंजना करते हैं, जैसे किसी दुबले बच्चे को देखकर कहा जाए तुम तो पूरे गामा हो। अब वह व्यक्ति गामा नहीं हो सकता, क्यों, गामा काफ़ी तंदुरुस्त पहलवान होता है, लेकिन उसका उपहास किया जा रहा है। ये अब प्रत्यक्ष रूप से ये बताने की कोशिश की जा रही थी तुम बहुत दुबले पतले हो, तो ये व्यंजना के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी शब्द भंडार अत्यंत ही विशद एवं व्यापक है
और वह अन्य शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता भी रखता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप ये समझ चुके होंगे। धन्यवाद।